किचन में गैस पर चढ़ी कढ़ी के भगोने में कलछी चलाते हुए जानकी जी ने अपनी बहू आशी को पुकारा। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्ध आश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी। आशी, जो ड्राइंग रूम में मोबाइल पर व्यस्त थी, हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे किसी ने उसे काले पानी की सज़ा सुना दी हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मैंने कुछ किया क्या? आशी ने घबराकर पूछा। जानकी जी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहना शुरू किया। आशी, तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो हमने ही किया है। हमने अपने बेटों को शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन शायद हम ये समझने में असफल रहे कि आजकल संस्कारों की जगह महत्वाकांक्षाओं ने ले ली है। हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। बड़े बेटे आदित्य ने तो कनाडा जाकर हमें बिल्कुल ही भुला दिया, और आशीष, वह भी। जानकी जी के पति श्रीकांत बाबू सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। बड़े बेटे आदित्य को कनाडा भेजने के लिए कर्ज लिया, जिससे चुकाते चुकाते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन आदित्य ने कनाडा में बसने के बाद पलटकर कभी नहीं पूछा कि माँ बाबूजी किस हालत में हैं। आशीष की कहानी कुछ अलग थी। उसने मुंबई में MBA किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। 6 महीने में एक बार आ जाता तो जानकी जी और श्रीकांत बाबू का चेहरा खिल जाता। लेकिन फिर एक दिन उसने फ़ोन पर बताया कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। आप दोनों को मुंबई आकर शादी में आशीर्वाद देना होगा, आशीष ने कहा। श्रीकांत बाबू और जानकी जी बेटे की खुशी में शामिल होने चले गए। बहू आशी से पहली बार मुलाकात हुई। वे पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आत्मनिर्भर थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उसका व्यवहार औपचारिक था। शादी के कुछ महीने बाद आशीष ने माँ बाबूजी को अपने साथ मुंबई बुला लिया, लेकिन वह साथ रहने का सपना जल्दी ही टूट गया। बहू और बेटे दोनों ऑफिस में इतने व्यस्त रहते कि दिन भर घर में सन्नाटा पसरा रहता। आशी का स्वभाव धीरे धीरे तानाशाही सा हो गया। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना और आदतों पर कटाक्ष करना शुरू हो गया। आपका पुराना तरीका यहाँ नहीं चलेगा, आशी कहती। आशी, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते, जानकी जी ने कहा। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह गई। कुछ दिनों बाद जानकी जी ने श्रीकांत बाबू से वृद्ध आश्रम जाने की बात की। यहाँ रहकर हम अपने बच्चों को क्यों परेशान करें, हमारी जगह शायद अब वही हो, उन्होंने कहा। श्रीकांत बाबू कुछ देर खामोश रहे, फिर सहमति में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद जब आशीष और आशी ऑफिस से घर लौटे तो माँ बाबूजी ने अपना निर्णय सुना दिया। हमने वृद्ध आश्रम में जगह ले ली है, अब वही हमारा घर होगा। आशीष और आशी के चेहरे पर हल्की राहत झलक रही थी, जो शायद वे छिपाना चाहते थे। जानकी जी और श्रीकांत बाबू वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गए। वहाँ उनके जैसे कई और लोग मिले, जिनकी कहानियाँ लगभग समान थी। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ अपनी एक नई दुनिया बसा ली। समय समय पर उनके बेटे फ़ोन करते, लेकिन अब उनका मन उन कॉल्स में नहीं लगता था। जानकी जी को ये समझ आ गया था कि ज़िंदगी में सुकून देने वाले रिश्ते वे होते हैं जो दिल से जुड़े हों, ना कि केवल खून से। वृद्धाश्रम के गार्डन में बैठी जानकी जी ने फूलों को पानी देते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद यही हमारा घर है।
दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।